तो हम लोगों का प्लांट्स शॉपिंग डेटा सेट जो है वो लगभग हमने प्रिपेयर किया था, कुछ इसके टेस्ट हमने किए थे। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग ट्रंकेट कर देते, ट्रंकेट कैटेगरीज। ट्रंकेट कमांड क्या करता है कि जो भी हमारा डेटा होता है वो रिमूव कर देता है और टेबल को वापस अपने डिफ़ॉल्ट स्टेट में पहुंचा देता है। तो जो कैटेगरीज टेबल हमने बनाया था लास्ट टाइम, उसमें कैटेगरी आईडी, कैटेगरी नेम और डिस्क्रिप्शन, ये सिर्फ 3 कॉलम्स थे यहाँ पे। ओके, नाउ अब अगर हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है कैटेगरीज, तो हम लोग आज इंसर्ट कमांड पहले बेसिक सीखते हैं। इंसर्ट करने के लिए उस टेबल पे चले जाइए और उसके बाद एसक्यूएल पे चले जाइए और यहाँ से आप लिखेंगे इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू, और जो भी आपके टेबल का नाम है तो आप लिखेंगे इंसर्ट इनटू कैटेगरीज। और जो जो कॉलम आपको इंसर्ट करने, वो कॉलम आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। एक हमें कैटेगरी नेम इंसर्ट करना है और एक डिस्क्रिप्शन इंसर्ट करना है। फिर इसके बाद आप लिखेंगे वैल्यूज और इनकी जो भी रिस्पेक्टिव वैल्यूज है वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। तो जैसे कैटेगरी नेम, हम क्योंकि हमारा प्लांट शॉपिंग वेबसाइट है तो हम लोग इसमें इंडोर प्लांट्स नाम से एक कैटेगरी ऐड करेंगे फॉर ऑल प्लांट्स दैट आर दैट कैन बी प्लेस्ड इनसाइड, ऐसा कुछ हम डिस्क्रिप्शन देंगे। और ये हम जब गो करेंगे तो आप देखेंगे एक कैटेगरी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो कैटेगरी 1 इंडोर प्लांट्स की हमने बना ली। इसी तरह से अगर हम एसक्यूएल पे फिर से जाएंगे तो देखिए दोबारा वही कमांड, और इस बार मान लीजिए हम लोग आउटडोर प्लांट्स कर लेंगे फॉर ऑल द प्लांट्स दैट कैन बी प्लेस्ड आउटसाइड। और अच्छा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं पर हम इसको गो कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कैटेगरी इंडोर एंड आउटडोर प्लांट्स की 2 बन गई। नेक्स्ट हमारे सेलर भी हैं। सेलर हम लोगों ने जब लास्ट टाइम बनाए थे तो अब हम इन्हें अपडेट भी कर सकते हैं। तो जो पहली चीज़ हमने सीखी आज के लेसन की, आज है 27 जून 2025, आज हमने पहली जो क्वेरी सीखी वो है इंसर्ट डेटा। इस तरीके से हम लोग इंसर्ट डेटा कर सकते हैं। आपको इंसर्ट इनटू टेबल लिखना है और फिर टेबल के जो जो कॉलम्स इंसर्ट करने, उन्हें लेफ्ट इन्वर्टेड कॉमा में नाम उनका लिखा जाता है। देखिए लेफ्ट इन्वर्टेड कॉमा, और जो वैल्यू हम लोगों को लिखनी है वो वैल्यूज हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में या डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। सो ये यूज़र डिफाइंड वैल्यूज हैं और ये हमारे सिस्टम डिफाइंड है। तो ऐसा कुछ होगा इंसर्ट इनटू कैटेगरीज और कैटेगरी नेम और डिस्क्रिप्शन। ये जो लेफ्ट इन्वर्टेड कॉमा है इसका जो पर्पस है वो ये है, इफ नेम ऑफ टेबल, डेटाबेस और कॉलम हैज स्पेस इन इट, सो ये लेफ्ट इन्वर्टेड कॉमा will help in enclosing that name ना। कि अगर मान लीजिए ऐसे दिया होता कैटेगरी नेम, ऐसे दिया होता है कैटेगरी नेम, तो यहाँ पे सीक्वल को एरर होता है क्योंकि वो स्पेस आ जाता है। तो इसीलिए हम लोग इसको, ये लेफ्ट इन्वर्टेड कॉमा में आ जाता है। और ये मिलता कहाँ पे, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के ऊपर मैं दिखा देता हूँ। ये वाला जो होता है ना ये लेफ्ट इन्वर्टेड कॉमा है और ये वाला जो है ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है। तो जो यूज़र की वैल्यू है, जैसे किसी का नाम, किसी का डेटा, जो हम एक्चुअली डेटा इंसर्ट कर रहे हैं वो सारा सिंगल या डबल कोट्स में होता है। और जो टेबल के नाम, डेटाबेस के नाम या कॉलम के नाम होते हैं वो इन लेफ्ट इन्वर्टेड कॉमास में होते हैं।
तो ये हमारा इंसर्ट का कमांड है। अपडेट, अपडेट क्वेरी जो होती है वो किसी टेबल को अपडेट करने के लिए होती है, यानी उसका रिकॉर्ड को चेंज करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अब जैसे ये मान लीजिए ये एबीसी इंडोर प्लांट्स है और ये एबीसी आउटडोर प्लांट्स है। ये हमारे दो सेलर हैं, एक इंडोर प्लांट सेल करते हैं, एक आउटडोर प्लांट सेल करते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, अपडेट टेबल, जो भी नाम है उस टेबल का, तो लिखेंगे अपडेट सेलर्स। फिर उसकी जिस कॉलम की वैल्यू को चेंज करना है तो लिखेंगे सेट सेलर नेम, ठीक है, इक्वल टू, और जो आपको नया नाम देना है, ठीक है। तो जैसे इनका नाम लिख देते हैं हरियाली इंडोर प्लांट्स, हम कोई रैंडम नाम दे रहे हैं, तो ये सेलर नेम हो जाएगा। सेट सेलर नेम इक्वल टू दिस वेयर, जहां पे सेलर आईडी इक्वल टू 1। तो इस क्वेरी का क्या मतलब होगा, हम कह रहे हैं कि अपडेट सेलर टेबल, उसमें सेट कर दीजिए सेलर का नाम एज दिस नेम, जहां पे सेलर की आईडी 1 हो। अब प्राइमरी की का कंसेप्ट ही है कि प्राइमरी की को पता है कि सेलर आईडी 1 किसकी है, और सेलर आईडी 1 और किसी की नहीं हो सकती। तो जहां जहां पे भी सेलर आईडी 1 होगी, यानी सिर्फ इस रिकॉर्ड में, वहां पे अपने आप ये नाम बदल जाएगा। जैसे ही हम इसे करेंगे, अब अगर हम सेलर में आते तो देखिए नाम बदल के बन गया हरियाली इंडोर प्लांट्स। और इसका क्वेरी क्या है, इसका क्वेरी है अपडेट का ये अपडेट टेबल सेट कॉलम इज इक्वल टू वैल्यू वेयर कंडीशन। सो आप सब लोग को अभी तक कोई दिक्कत है, शुभम, श्राव, सचिन? से बेसिक सा सीक्वल कमांड है अपडेट का, ये बेसिक सा इंसर्ट का कमांड है। फिर एक कमांड होता है डिलीट। तो पहले हम लोगों ने क्रिएट करना सीखा विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट। क्रिएट रिकॉर्ड्स हमने किए, क्रिएट टेबल किए, क्रिएट डेटाबेस किए। फिर अपडेट सीखा और अब डिलीट सीख रहे हैं। सो ऐसे लिखेंगे डिलीट फ्रॉम सेलर्स वेयर सेलर आईडी इक्वल टू 2। अगर हम ये कमांड चला देंगे तो वहां से रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, जहां पे सेलर आईडी 2 है, पूरी रो डिलीट हो जाएगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास टीबीएल प्रोडक्ट्स है, टीबीएल प्रोडक्ट में हमारे पास चाय पत्ती है और बहुत ठंडा फ्रिज है। तो इसमें हम कह देते डिलीट सर फ्रॉम, ट्रंकेट में अगर वही करा दे तो? अभी मैं बताता हूँ डिफरेंस क्या है ट्रंकेट और डिलीट का। सो अगर हम लिखते हैं डिलीट फ्रॉम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम टीबीएल प्रोडक्ट्स वेयर प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू 1। अगर हमें यह लिखना है, ठीक है, अगर हमें लिखना है कि प्रोडक्ट आईडी इन 1,2, अगर मैंने ये लिख दिया, लेट्स ट्राई, तो ये क्या कह रहा है, डू यू रियली वांट टू एग्जीक्यूट डिलीट वेयर प्रोडक्ट आईडी इन दिस। तो इन का मतलब हो गया कि इन के बाद हमने एक लिस्ट दे दी। इन ऑपरेटर जो होता है वो एक तरीके की कंपैरिजन होता है कि प्रोडक्ट आईडी की वैल्यू या तो एक हो सकती है या दो हो सकती है, दोनों में कोई भी एक हो सकती है। इन ऑपरेटर का ये काम है। अगर हमें लिखा वेयर प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू
वन, ऐसा कर दिया तो गो करते ही वो डिलीट कर देगा। तो एक ये आपका सीधा कमांड होता है, ठीक है। अगर आपको दोनों करने तो वो, और हम सजेस्ट नहीं करेंगे। आप देखिए यहाँ पे हुआ क्या, जब हमने टीबीएल प्रोडक्ट को किया तो वो एक तो चला गया, ठीक है, पर ट्रंकेट क्या कर देता, ट्रंकेट तो पूरी की पूरी टेबल को ही गायब कर देता। आर यू गेटिंग इट? पर अगर हमें सिर्फ एक ही रिकॉर्ड डिलीट करना होता तो हम लोग डिलीट कमांड का इस्तेमाल करते। अगर हमें इस टेबल को दोबारा से बनाना है, मतलब इसका डेटा पूरा हटा देना है, क्लीन करना है, तो हम ट्रंकेट का इस्तेमाल करते। ये चीज क्लियर है अक्षरा? जी सर। ट्रंकेट पूरा उड़ा देगा। अब अगर हम इस पर ट्रंकेट चढ़ा देते हैं, ट्रंकेट टीबीएल प्रोडक्ट्स, तो वो पूरा गायब हो जाएगा। तो अब हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे डालते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी रिसेंटली एक साइट बनाई है, प्लांट्स की ई कॉमर्स साइट है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग के पास कुछ इंडोर प्लांट्स है, कुछ आउटडोर प्लांट्स है। तो ये इंडोर है, ये आउटडोर है। अब हम लोग एक और चीज भी कर लेते हैं कि जो सेलर है, तो इसमें इनको भी चेंज कर लेते हैं। तो एक तो मैंने आपको बताया कि अपडेट करने का तरीका, जिसमें हमें कमांड लिख के हमने किया। पर मान लीजिए हमें डायरेक्टली बदलना है, तो हम यहाँ डबल क्लिक करेंगे। देखिए ध्यान से, डबल क्लिक कर दीजिए उस पर्टिकुलर चीज को जिसको आपको करना है अपडेट। जैसे ईमेल करना है, डबल क्लिक, ये करना है, डबल क्लिक। तो डबल क्लिक किया, अब ये आ गया। तो एक ये लिख देते, एबीसी नर्सरी वाला, या ऐसे नाम लिख देते प्लांट नर्सरी वाला। ये मान लीजिए आउटडोर के लिए है, तो अपने आप वो अपडेट कर देगा। और देखिए क्या हुआ, वन रो अफेक्टेड, और उसने ये कमांड चलाई है, अपडेट सेलर, सेट सेलर नेम इज इक्वल टू प्लांट नर्सरी वाला, वेयर सेलर की आईडी बराबर 2, जो हम लोगों ने रन किया था। तो सर हम डेटा किसी वेबसाइट से डायरेक्ट ले सकते हैं? क्या चीज, फिर जैसे से बोलो। डेटा अगर वेबसाइट से डायरेक्ट लेना है तो ले सकते हैं, जैसे उसमें लिस्टिंग जो है। हाँ, ये तो मैं क्या है कि आप लोगों को बेसिक तरीके से सिखा रहा हाँ, हूँ मैं पूछ कि रहा हूँ मतलब। हाँ हाँ, ले सकते हैं। मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ कि ये जो वेबसाइट का डेटाबेस हम लोग ने बनाया है, यस सर। ऑल्दो उसमें बहुत सारी चीजें और भी हैं, मगर वो बेसिकली कैसा दिखता होगा, है ना। हम्म। हम्म। तो वैसा कुछ आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर प्लांट जो है, देखिए उसकी एक प्रोडक्ट कैटेगरी है। जैसे ये जो प्लांट्स यहाँ पे हैं, इनकी प्रोडक्ट कैटेगरी है आउटडोर। इसी तरह हमारे पास इंडोर भी हैं प्लांट्स, ये सारे इंडोर वाले हैं, ठीक है। तो सर इस वेबसाइट में बैकएंड पे सीक्वल से ही काम होता होगा कैसे? हाँ, माई अच्छा। सीक्वल। समझ। और इसमें जैसे ये सारा डेटा, और अभी मैं आप लोग को छोटे छोटे स्टेप पे बता रहा हूँ। फिर क्योंकि ये क्लास एक हम लोग रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और पब्लिक उसमें डाल भी रहे हैं, पर जब हम लोग एक्चुअल में देखेंगे कि एक्चुअल कैसा डेटाबेस है, तो वो मैं जब आपको दिखाऊंगा, एक तो तब समझ में आएगा जब आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगी, श्योर और सर। दूसरा वो हम लोग मतलब पब्लिकली नहीं दिखाएंगे, वो हम लोग अपने सेशन में सीखेंगे। सो पॉइंट ये कि यहाँ पे हमने दो सेलर बना दिए हैं, एक इंडोर एक आउटडोर, और एक और दो कैटेगरी बना दी है, इंडोर आउटडोर। हम लोग यहाँ पे एक और कैटेगरी बना देते हैं, और इस कैटेगरी का नाम है फ्लावर्स, ठीक है। ऑल टाइप ऑफ फ्लावर्स, ऐसे मैं लिख देता हूँ इसको, क्योंकि हमारे पास अभी रिसेंटली एक तीसरी कैटेगरी भी है यहाँ पे, फ्लावर्स। तो अब जैसे अभी इन्होंने प्लांट में ये लिली का फ्लावर है, उस वैसा प्लांट जिसमें फ्लावर्स हैं। अभी हम लोग काम कर रहे हैं इस चीज़ पे। सो अब ये कैटेगरी आ गई, तीन कैटेगरी आ गए, ठीक है। प्रोडक्ट है, तो एक एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं। तो जैसे इंसर्ट करते हैं,
तो एक दो इंडोर प्लांट डालते हैं, मान लीजिए ये वाला डालते हैं, तो ये एक रेड कलर के इसमें पत्तियां होती हैं, तो एक्लोनिमा रेड प्लांट, इसको हम लोग इंसर्ट करते हैं, तो ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, प्राइस इसका 499 है, तो वो हम लोग सीधे यहाँ पे लिख देंगे कॉस्ट प्राइस। वो जो 499 है ना, वो सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिख रहे हैं, और हम लोग ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे दो फील्ड्स बना लें कि इसका कॉस्ट प्राइस क्या है और सेलिंग प्राइस क्या है। मतलब हमारी, ऐसे तो प्लांट्स वगैरह हम लोग उगा रहे हैं, सब कुछ है, तो उसका मतलब उसमें खाद बनेगी, ये होगा वो होगा, कई तरीके से रॉ मटेरियल से कॉस्ट निकलेगी। और अभी मान लीजिए हम 499 लिख दे रहे हैं, लेट्स डोंट कंफ्यूज। कितने यूनिट्स हैं, अब ये हमारी नर्सरी में मान लीजिए 5 हैं, ये इस तरह के पेड़ अभी। अब यहाँ पे अगला सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि कैटेगरी आईडी क्या है और सेलर आईडी क्या है। तो यहाँ पे हमें एक बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा कि हमें बार बार कैटेगरी आईडी और सेलर आईडी, सेलर टेबल में जाके देखनी पड़ेगी कि अच्छा ये अगला जो है ये इंडोर है, अच्छा तो इंडोर की आईडी 1 है, तो हम यहाँ पे कैटेगरी आईडी 1 लिख देंगे। और जो इसका सेलर है, तो हम देखेंगे इंडोर वाला सेलर कौन है, अच्छा हरियाली इंडोर वाला 1 है। अभी तो सब इजी है। अब यहाँ सोचो अगर यहाँ पे 1000 सेलर्स हैं और कम से कम 50 कैटेगरी हैं, तो ये याद रखना बड़ा मुश्किल होगा। तो अगर अभी तो हम इसे ओके कर देते हैं, तो हम कैसे इस चीज को करें कि इंसर्ट करते समय ये PHP माई एडमिन हमारी ऑटोमेटिकली हेल्प करे। और दूसरी चीज, एक सब हेल्प से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, अगर मान लो किसी ने यहाँ कैटेगरी 4 लिख के और सेलर 5 लिख के गो दबा दिया, गो पे प्रेस कर दिया, तो वो तो डेटा इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि किसी तरीके का कोई कंस्ट्रेंट तो लगा नहीं है। और ना तो कैटेगरी आईडी 4 यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, और ना ही सेलर आईडी 4 यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो ये रिकॉर्ड गलत हो जाएगा ना। आर यू गेटिंग Sorry, दिस sir. पॉइंट? Sir, actually, I need to jump to office call. सो ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, है नहीं? सो यहाँ पे अगर हमने मनी प्लांट ऐसे एंटर कर दिया, तो ये रॉन्ग हो जाएगी ना जानकारी। सो तो कि कोई गलत चीज नहीं हो, उसको रोकने के लिए जो हम लोग स्टेप अप्लाई करें या जो वर्क करें, उसे कहेंगे कंस्ट्रेंट। ठीक है, कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रेंट आर लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन, रोकना किसी चीज को। ठीक है, सो हम ये गलती होने से रोके कैसे, और वही गलती होने से रोकने का जो तरीका है वो कहलाता है फॉरेन की कंस्ट्रेंट। ओके, फॉरेन की कंस्ट्रेंट मतलब कि हम एसक्यूएल को साफ सुथरा बता देते हैं कि ये जो आपस में ये जो टेबल्स हैं, टीबीएल प्रोडक्ट, टीबीएल कस्टमर, ये इनमें टीबीएल प्रोडक्ट में बेसिकली जो ये दो आईडी हैं, ये किन किन टेबल के किन किन कॉलम्स को बिलोंग करती हैं, उसका हम लोग यहाँ पे जानकारी दे दें। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब स्टेप ध्यान से देखिए। यहाँ से हम लोग जाएंगे स्ट्रक्चर में। ओके, स्ट्रक्चर में जाने के बाद हम लोग रिलेशन व्यू में जाएंगे। एक है स्ट्रक्चर व्यू, जहाँ पे जो आप लोगों ने किया, जो आप लोगों को पता है कि स्ट्रक्चर व्यू कैसा दिखता है, क्या है। एक है रिलेशन व्यू, यानी कि इस टेबल का किन अदर टेबल्स के साथ रिलेशन है,
वो यहाँ से हम डिफाइन करेंगे। और जब हम लोग कंस्ट्रेंट लगाते हैं तो देखिए रिलेशन व्यू में फॉरेन की कंस्ट्रेंट जो हमने यहाँ पे लिखा वही आ गया, फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स। ओके, ये जो फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स हैं इनका नाम होता है एफ के, यानी फॉरेन की। और यहाँ हम लिखते हैं कि किस टेबल और किस टेबल के बीच में, तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट्स सेलर्स। तो अगर मैं आपको ये नाम दिखाऊं एफ के प्रोडक्ट सेलर, तो इस नाम से आप लोग समझ पाएंगे कि ये एक फॉरेन की कंस्ट्रेंट है बिटवीन प्रोडक्ट एंड सेलर टेबल, राइट? क्योंकि हमने उन दोनों को नाम यहाँ पे लिखा है, और ये नाम हम लोग अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। ये बेसिकली हमारी चॉइस होती है कि हमें क्या नाम लिखना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे चुनना होता है कि इस टेबल में, अभी हम किस टेबल में हैं? हम लोग अभी प्रीवियस प्रोडक्ट में हैं। तो इस टेबल में वो कौन सा कॉलम है जो दूसरे कॉलम का एक्चुअली में रेफरेंस है, कौन सा है यहाँ पे? क्या कैटेगरी आईडी है, क्योंकि कैटेगरी आईडी कैटेगरी टेबल से आता है। कॉस्ट प्राइस है? नहीं, कॉस्ट प्राइस तो प्रोडक्ट का ही कॉस्ट प्राइस है। प्रोडक्ट आईडी भी प्रोडक्ट की खुद है। प्रोडक्ट नेम है? नहीं, प्रोडक्ट नेम भी प्रोडक्ट का खुद है। सेलर आईडी है? सेलर आईडी बाहर का है। सेलर आईडी सेलर को बिलोंग करता है। और यूनिट इन स्टॉक, यूनिट इन स्टॉक भी इसी प्रोडक्ट का है। तो यहाँ पे जो दो बाहर के कॉलम है वो है एक सेलर आईडी, और ये किस डेटाबेस के किस टेबल को रिफर करता है? तो सेलर आईडी सेलर टेबल के सेलर आईडी को रिफर करता है। तो हमने कहा कि इस टेबल का, टेबल प्रोडक्ट का जो सेलर आईडी कॉलम है वो इसी डेटाबेस के सेलर टेबल के सेलर आईडी के बराबर है। और यहाँ पे कह रहे हैं ऑन डिलीट रिस्ट्रिक्ट, ऑन अपडेट रिस्ट्रिक्ट। तो ये मतलब ये हो रहा है कि डिलीट या अपडेट करने से ये रिस्ट्रिक्ट कर देगा, रोक देगा, और वो भी हम समझेंगे ये क्या होता है। और इस तरीके के करके जब हम इसको प्रीव्यू करते हैं तो ये एक हमें बढ़िया सी कमांड देगा, और पहले हम सेव कर देते हैं और थोड़ी सी इस कमांड को भी हम लोग समझते हैं कि ये कमांड क्या कह रहा है। ये कमांड कह रहा है ऑल्टर टेबल टीबीएल प्रोडक्ट्स, यानी जो टीबीएल प्रोडक्ट्स नाम का टेबल है उसे ऑल्टर करो, यानी उसमें बदलाव करो। ऐड कंस्ट्रेंट एफ के प्रोडक्ट सेलर्स, उसमें एक कंस्ट्रेंट जोड़ो, उसमें यानी एक लिमिटेशन जोड़ो। फॉरेन की सेलर आईडी है जो रेफरेंस है सेलर टेबल के सेलर आईडी का, ना डिलीट करने दो ना अपडेट करने दो। ऐसा ये इस कमांड का मतलब है। मुझे मालूम है पहले दिन में ये सारे कमांड्स नहीं रट जाएंगे, इसलिए मैं आप लोगों को ये सब कमांड दूंगा ताकि आप इन्हें समझें, अप्लाई करें। तो जब कभी भी हमें किसी टेबल को बदलना होता है हम कैसे लिखेंगे? ऑल्टर टेबल, और फिर जैसा मैंने बताया टीबीएल प्रोडक्ट्स, ऐड कंस्ट्रेंट, उसमें लिमिटेशन जोड़ेंगे और उस लिमिटेशन का नाम रख देते हैं एफ के प्रोडक्ट्स कैटेगरी। इस बार हम दूसरा कंस्ट्रेंट जोड़ रहे हैं कि कैटेगरी और इसके बीच में जो कंस्ट्रेंट है वो फॉरेन की। कहेंगे कि यहाँ पे जो कैटेगरी आईडी हमारे पास है वो फॉरेन की है, वो मतलब इस टेबल का पार्ट नहीं है, और ये रिफरेंस करेगी किसे? कैटेगरीज नाम के टेबल को, और उस कैटेगरीज नाम के टेबल के अंदर जो कैटेगरी आईडी है तो वो यहाँ पे है।
और ऑन डिलीट रिस्ट्रिक्ट, ऑन अपडेट रिस्ट्रिक्ट, ऐसा। तो इस तरीके से हम लोग ये कंस्ट्रेंट जोड़ते हैं, और जब हम लोग इसको कंस्ट्रेंट को यहाँ पे रन करेंगे, अगली बार हम फिर इसी टेबल में आ जाते हैं, इस टेबल के एसक्यूएल में आ जाते हैं, और यही चीज़ हम रन कर देते हैं। दूसरा भी फॉरेन की लग गया। अब यहाँ पे आप देखो एक लिंक बन गया, कैटेगरी आईडी इंडोर प्लांट लिख के आने लगा, सेलर आईडी हरियाली इंडोर का नाम लिख के आने लगा। अगर हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो लिंक पे क्लिक करते ही वो वाला सेलर ओपन हो जाएगा। तो आपने कहा प्रोडक्ट आईडी प्राइमरी की है और कैटेगरी आईडी सेलर आईडी फॉरेन की है। तो ये तो हमें पता था, पर अपने डेटाबेस को, अपने सिस्टम को ये चीज़ कैसे बताएं। अब देखिए उसने दो यहाँ पे चाबी बना दी, ठीक, की माने चाबी। तो एक प्राइमरी की, उसको बढ़िया इसने गोल्डन कलर दे दिया, और जो फॉरेन की है उसको सिल्वर कलर दे दिया। और यहाँ पे नीचे देखिए तीन इंडेक्सेस बन गए, कि प्राइमरी की है प्रोडक्ट आईडी, फॉरेन की जो हमने बनाई सेलर आईडी, फॉरेन की जो हमने बनाई ये उस कंस्ट्रेंट का नाम है। जैसे आप किसी को सड़क पे जाके उसके मुंह पे घूसा नहीं मार सकते, या मार नहीं सकते, पीट नहीं सकते, या कोई भी इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कानूनी तौर पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, और ऐसा करने का कोई ना कोई धारा होगी ना, कि अगर होता है कि ऐसा किया तो ये धारा लग जाएगी। तो वो एक तरह का नियम है, एक्ट है। पर यहाँ पे क्या है, ये सीधा सीधा रेस्ट्रिक्शन है कि यहाँ पे ये करने ही नहीं देगा। अब अगर हम इंसर्ट में जाते हैं और हम लोग एक आउटडोर प्लांट ऐड करते हैं, ठीक है, सो हम लोग यहाँ से एक आउटडोर प्लांट ले लेते हैं, और कोई भी एक आउटडोर प्लांट पकड़ लेते हैं। मान लीजिए आउटडोर प्लांट में ये इंडोर प्लांट यहाँ भी आ रहा है, ये ठीक है, महागोनी प्लांट ले लेते हैं। तो इसका नाम हम ले लेते हैं, और 260 रुपये का। तो इसके लिए वापस से अपने कोड में गए, और वहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट्स में गए, इंसर्ट, प्राइस लिख दिया 260, यूनिट्स इन स्टॉक हमारे ये 10 हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए क्या अपडेट हो गया। कैटेगरी आईडी पहले जो हम लोग मैन्युअली इंसर्ट कर रहे थे, उसकी जगह एक ड्रॉप डाउन आ गया, और यहाँ से हम सीधे चुन सकते हैं। आपको लगता है ये इजी है ना? अब मिस्टेक होगी अगर मुझे इंडोर प्लांट्स या आउटडोर प्लांट जो भी है ये वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरीके से सेलर का नाम लिंक होके आ गया, जैसे ये प्लांट नर्सरी वालों ने सप्लाई किया। इसी तरह से हम लोग अगर कोई और आउटडोर प्लांट लेते हैं, आउटडोर में एक ही दिख रहा है, तो एक इंडोर ले लेते हैं। तो मान लीजिए ये बीटल लीफ ले लेते हैं, इसको मगई पान बोलते हैं। तो इसको आपने लिया, बीटल लीफ मगई पान, और इसका कॉस्ट हमने रखा 249। ये हमारे पास 15 है। कैटेगरी आईडी, अब क्योंकि ये इंडोर है तो जो भी है कैटेगरी इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं, इसका सेलर यहीं से। अब हम यहाँ पे मतलब गलत डेटा एंटर ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ड्रॉप डाउन, और अगर हम करेंगे भी तो वो हमें करने नहीं देगा, और इनकी कंस्ट्रेंट बताएगा। तो ये हमने प्लांट्स हरियाली इंडोर प्लांट किया ये। तो वही कमांड आ गया जो हमने इंसर्ट वाला सीखा अभी, और देखिए अब हमारे पास 3 प्रोडक्ट आ गए। अब ये बताइए कि
दोनों कैटेगरी में, मतलब टोटल हमारे पास कितनी कैटेगरी है? टोटल 3 है ना। और यहाँ पे कितनी कैटेगरी है जिनके प्लांट्स हैं हमारे पास? 2, 1 2 1। तो डिस्टिंक्ट कैटेगरीज कितनी है? 1 और 2 हैं केवल। अगर मान लीजिए मैं इसे डिलीट मार दूं, आउटडोर प्लांट कैटेगरी को मैं डिलीट कर दूं, तो ये जो महोगनी प्लांट है, इसकी कैटेगरी का रेफरेंस तो खत्म हो जाएगा कि ये किसको बिलोंग करता है। या अगर मैं सेलर में जाके इस सेलर के नाम को डिलीट कर दूं, तो उस सेलर के जितने रिलेटेड डेटा होंगे वो सब तो बेचारे लावारिस हो जाएंगे कि ये बीटल लीफ कौन सप्लाई करता। हम लोगों ने क्या यहाँ पे सेलर का नाम लिखा है क्या? नाम नहीं लिखा है, ना उनका पता लिखा, ना कुछ। सिर्फ एक नंबर लिख दिया है, क्योंकि हमें ये विश्वास है कि ये नंबर यहाँ पे इसकी जानकारी रहेगी, राइट। पर कल को कोई आके इसे डिलीट या अपडेट कर दे इस नंबर को, तो ये रिकॉर्ड तो इनवैलिड हो जाएगा ना। इसी अगर मान लीजिए इस सेलर की आईडी हम 1 की जगह 10 कर दें, तो यहीं पे आ गया cannot delete or update a parent row because a foreign key constraint fails। बिकॉज आपने ऑन डिलीट रेस्ट्रिक्ट मना किया है डिलीट करने के लिए, और अपडेट करने के लिए भी मना किया है, तो आप नहीं कर सकते ये। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? कि अगर उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड का कोई छोटा रिकॉर्ड है या उसका चाइल्ड रिकॉर्ड है, तो उस अगर ऐसा है तो आप पेरेंट रिकॉर्ड को डिलीट या अपडेट नहीं कर सकते। यही है ये मतलब ऑन डिलीट रिस्ट्रिक्ट, ऑन अपडेट रिस्ट्रिक्ट। और वो इंसर्ट भी नहीं करने देगा गलत जानकारी। मान लीजिए मैं टीवीएल प्रोडक्ट में जबरदस्ती सेलर आईडी जानबूझ के गलत इंसर्ट करता हूँ, तो अगर मैंने लिखा, वो अभी भी बेचारा उसी बात को लेके बुरा माना हुआ है। ठीक है भाई। अगर हम यहाँ पे टीवीएल प्रोडक्ट्स में इंसर्ट करते हैं कि इंसर्ट का अभी हमने कमांड सीखा कि इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, और जो जो वैल्यूज इंसर्ट करनी है, तो जैसे हमें प्रोडक्ट का नाम इंसर्ट करना है, कॉस्ट प्राइस इंसर्ट करना है, यूनिट्स इन स्टॉक इंसर्ट करना है, कैटेगरी आईडी इंसर्ट करना है, सेलर आईडी इंसर्ट करना है। ये इतने 5 कॉलम्स इंसर्ट करने हैं, तो हमें 5 वैल्यूज भी देनी होंगी। और वो 5 वैल्यूज क्या है? तो मान लो प्रोडक्ट का नाम है मनी प्लांट, हम ऐसे लिख देते हैं मनी प्लांट। इसका कॉस्ट प्राइस है मान लीजिए 100 रुपये, वो डेसिमल है तो हम ऐसे लिखते हैं 100 रुपये 45 पैसे। ये हमारे पास 4 हैं यूनिट। अब आती बड़ी चीज, कैटेगरी आईडी हम यहाँ पे लिख देते हैं 4, सेलर आईडी सही लिख देते हैं 1। अब ये बताइए कैटेगरी आईडी 4 एग्जिस्ट तो करती नहीं है भाई। यहाँ पे कहाँ लिखा है कि कैटेगरी आईडी 4 किसी की है? तो जैसे ही हम इसे इंसर्ट करेंगे, क्या करना है? कैनॉट ऐड और अपडेट अ चाइल्ड रो अ फॉरेन की कंस्ट्रेंट फेल्स, क्योंकि आप ये आईडी भैया है ही नहीं कहीं पे। हम क्या, अच्छा बुरा नहीं मानिए, कैटेगरी आईडी 1 कर देते हैं क्योंकि ये इंडोर प्लांट है। अब वो मान जाएगा वाला, और अब बढ़िया इंसर्ट करने देगा। तो ये कंसेप्ट होता है फॉरेन की कंस्ट्रेंट का, ये बेनिफिट होता है, ये प्रॉफिट होता है कि अगर हम फॉरेन की कंस्ट्रेंट लगा देते हैं तो रॉन्ग वैल्यूज इंसर्ट नहीं हो पाएंगी, और अगर चाइल्ड वैल्यू है तो पेरेंट वैल्यू डिलीट नहीं हो पाएगी। ये इसका मेन पर्पस है। तो ये आप लोग से कोई इंटरव्यू में पूछता है व्हाट इज द पर्पस, तो आप ये कर सकते हैं।
यहाँ पे हम लोगों के पास जो ट्यूटोरियल्स हैं उसमें अगर हम माई एसक्यूएल में जाते हैं तो ये जो कंस्ट्रेंट हम लोग के हैं, ठीक है, उन कंस्ट्रेंट के बाद ही हम लोग के लिए ज्वाइन वगैरह लगाना भी, जैसे हम 2 टेबल 3 टेबल्स को आपस में ज्वाइन करना है, वो सब भी हम करेंगे। और यहाँ पे अभी मैं फॉरेन की कंस्ट्रेंट का भी कंसेप्ट यहाँ पे पूरा माई एसक्यूएल में समझा दूंगा, तो वो आप लोग के काम आएगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, इस स्टेप्स आप दोबारा ध्यान से देखिएगा। अगर हम इस डेटाबेस पे जाते हैं, PHP माई एडमिन में ही होगा ये, तो हमें एक डिज़ाइनर भी दिखता है। और अब इस डिज़ाइनर को अगर हम जूम करते हैं तो हमारा जो टेबल है, देखिए, वो अपने आप यहाँ पे आ गया और ये रिलेशन दिखा रहा है। फॉरेन की लगाने की वजह से हुआ है। हाँ, फॉरेन की लगा दिया तो ये जो लाइन है ना, देखो, कैटेगरी हम्म, आईडी से जुड़ गई और सेलर आईडी से जुड़ गई। ओके, ये है। अच्छा। अब ये टीबीएल कस्टमर्स है, ठीक है, तो कोई भी कस्टमर क्या करेगा, ऑर्डर देगा, राइट। तो अब नेक्स्ट आगे के क्लास में हम लोग सीखेंगे ऑर्डर और ऑर्डर डिटेल्स टेबल को बनाना, ठीक है। पर आज आप लोग को ये सारा ट्राई करना है। एक टेबल को प्रैक्टिस कीजिए कमांड लिख के, और एक टेबल को प्रैक्टिस कीजिए स्ट्रक्चर में जाके। जैसे सिंपल सी चीज़ है, अगर मुझे ऑर्डर्स टेबल बनाना है तो न्यू पे गए और यहाँ पे हमने ऑर्डर्स नाम का टेबल बना लिया, ठीक है। अभी के लिए हम एक बहुत ही बेसिक सिचुएशन मान लेते हैं कि एक ऑर्डर में कोई कस्टमर एक ही प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकता है, लेट्स से। तो क्वांटिटी वो कितनी भी कर सकता है पर प्रोडक्ट एक है, ये मानते हैं। तो यहाँ पे हम ऑर्डर आईडी लिखते हैं, वो इंटीजर होगी, इसकी लेंथ 4 लिख लेते हैं। ऑर्डर डेट कर देते हैं कि किस दिन किया, ऑर्डर डेट हो गई। प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट, और इसको ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट और प्राइमरी की भी बनाया, पर वो प्रोडक्ट आईडी की कौन सी प्रोडक्ट आईडी उसने इंसर्ट की, क्योंकि ओरिजिनली प्रोडक्ट आईडी का भी डेटा टाइप जो है वो इंटीजर है, तो यहाँ पे भी हम वो इंटीजर ले लेंगे। और यहाँ पे प्राइस है कि किस, यहाँ पे लिख देंगे यूनिट प्राइस, कितने यूनिट प्राइस पे उसने खरीदा, क्योंकि बेचते समय हो सकता है हम बढ़ा दें प्राइस उसका। तो प्राइस को मैंने आप लोगों को बताया था डेसिमल और 10,2, ये लास्ट क्लास में हमने किया। और एक कॉलम और इंसर्ट करते हैं, तो ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, प्रोडक्ट आईडी, यूनिट प्राइस। अब भैया ये ऑर्डर दिया किसने, तो कस्टमर आईडी आ जाएगी कि किस कस्टमर ने दिया, वो भी इंटीजर होगी क्योंकि ओरिजिनल टेबल में। तो इस कस्टमर ने ये वाला प्रोडक्ट इस ऑर्डर डेट को इतने यूनिट प्राइस पे दिया। और दूसरा, इसने कितनी क्वांटिटी खरीदी, जैसे उसको पेड़ चाहिए थे, प्लांट चाहिए थे, तो कितने क्वांटिटी उसने खरीदी। अब क्वांटिटी हम हमारे केस में इंटीजर है, तो हम इंटीजर में मैक्सिमम 10 खरीद सकता है कोई, तो हम 2 लिख देते हैं अपने डेटा सेट के हिसाब से, और इसे हम सेव कर देंगे। तो जब हम इसे सेव करेंगे तो अब ये ऑर्डर्स टेबल बनी, हमने आज ही इसको डिस्कस कर लिया। अब ये जो ऑर्डर्स टेबल है, आप लोग बताइए इस ऑर्डर टेबल में फॉरेन की कौन कौन सी है, क्या कोई है, और है तो कौन कौन सी है। सर इसमें भी कस्टमर आईडी और कस्टमर प्रोडक्ट आईडी, आईडी। एग्जैक्टली, है ना। सो कस्टमर आईडी और प्रोडक्ट आईडी है, तो जो जो फॉरेन की है। अब ये एक और तरीका है, हम लोग ने 2 तरीके सीखे अभी। एक तरीका हमने सीखा जिसमें हमने सीधे एसक्यूएल कमांड लिख के सीखा। दूसरा हमने सीखा कि रिलेशन व्यू में जाओ और सेटअप कर दो।
एक और ट्राई करते हैं, और ये वीडियो आपको दोबारा पूरा प्ले करना है और प्ले करके सारे स्टेप्स देखने और अपने एंड पे रिपीट करने, और फिर आप वहाँ पे अगर अटक रहे हैं तो आप हमें बताएंगे। तो हम आपको बताएंगे क्या। सो इस तरह अब इन दोनों को सेलेक्ट कीजिए और इन्हें इंडेक्स बोल दीजिए। ठीक है, इंडेक्स बोलते ही चाबी बन जाएगी। हम पहले बताते हैं कि ये इंडेक्स है, क्योंकि फॉरेन की एक इंडेक्स पे लगती है ना, जैसे यहाँ पे आ जाते हैं। स्टेप 1। स्टेप 2, वापस से उस डिजाइनर में जाते, जूम करते, तो यहाँ पे हमें ये तो दिख गया था कि भाई प्रोडक्ट किस तरीके से सेलर और इनके साथ जुड़ा है। अब लेकिन ऑर्डर के साथ कस्टमर जुड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो लाइन आ रही है, क्रिएट रिलेशनशिप, इसे पकड़ लो। और अब ये पूछेगा कि रिफरेंस्ड की कौन सी है। ठीक है, तो हम जैसे कह देते हैं कि भाई ये रिफरेंस्ड की है, और पूछता है फॉरेन की कौन सी है, तो हम कहते हैं कि ये जो रेफरेंस की है ये इसके साथ फॉरेन की है। और यहाँ पे ये बिना कोई कमांड के ही रिलेशन बना रहा है। हम कह डिलीट पे भी रिस्ट्रिक्ट कर दो, इस पे भी रिस्ट्रिक्ट कर दो, और ये मैं कल दोबारा और अच्छे से भी बताऊंगा। तो फॉरेन की रिलेशन इस तरह से भी ऐड हो जाता है। देखिए, अब हम लोग के वहाँ पे ऐसा एक रिलेशन ऐड हो गया होगा। रेफरेंस में ओरिजिनल वाला टेबल जाएगा ना? हाँ, वो पूछ रहा है कि रेफरेंस की कौन सी है और वो क्या है। तो एक बार हम इसको रिलोड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब वो आ गया। कई बार रिलोड करना पड़ता है, तो रिलोड करके और इसे फुल स्क्रीन में ही करिएगा, वरना मैंने नोटिस किया है कि बिना फुल स्क्रीन के ये इतना अच्छा नहीं चलता। तो ये आ गया। अब हमें पता है कि ऑर्डर में ये है, ऑर्डर में दूसरा भी है, तो ये है। फिर पूछ रहा है रेफरेंस्ड की कौन सी है। ठीक है, मतलब हम किसको बुला रहे हैं। सो ऑर्डर कौन दे रहा है, जैसे यहाँ पे क्योंकि प्रोडक्ट है ना, तो हम कह देंगे कि भाई प्रोडक्ट, और कह रहे फॉरेन की कौन सी है, तो प्रोडक्ट, फिर वही रिस्ट्रिक्ट। ओके, और हम लोग फिर रिलोड करते हैं और जूम करते हैं। अब देखिए, अब जो हमारा टेबल है वो कंप्लीट होता है, मतलब अब जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर है। और आप देखेंगे कि ऑर्डर्स टेबल वो सेंट्रल टेबल बनती है, काइंड ऑफ अ ब्रिज, जिससे हम लोगों के अदर टेबल रेफरेंस हो रहे हैं। तो इस टाइप को हम लोग स्कीमा बोलते हैं। स्कीमा मतलब एक तरीके का स्ट्रक्चर। हम लोग डेटा एनालिसिस सीख रहे हैं, इसलिए हमें ये स्ट्रक्चर सीखना बहुत ज़रूरी है। सो ये आज आप लोग का होमवर्क है। जो भी हम लोग ने यहाँ पे किया वो आप लोग करिए, और ऐसा ही रिपीट करने में आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है वो बताइए। इस पेज को भी हम लोग सेव कर सकते हैं, वो भी हम लोग सीखेंगे कैसे करना है। ठीक है, और जो भी हम लोग कर रहे हैं इस टाइप के स्ट्रक्चर, जैसे सेव पेज एज कर लेते हैं, और इसका नाम रख लेते हैं प्लांट्स स्कीमा। स्कीमा भी अलग अलग टाइप के होते हैं, वो भी हम लोग बात करेंगे आगे। तो ये इस टाइप से रहेगा। इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे स्नैप ग्रिड, ये वो कुछ एडवांस चीज़ें जो हम लोग के काम की फ़िलहाल नहीं है, पर यहाँ से भी आप टेबल बना सकते हो। तो आप डिज़ाइनर से भी जाके सब कर सकते हो। तो ये सब आप ट्राई करो, और जो क्वेश्चंस हैं फिर हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।